हे एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम ह्यूमंस का फोकस करेंगे कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेल रिप्रोडक्टिव छोड़ो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन फीमेल्स। तो टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन फीमेल्स जो हैं, दे प्रोड्यूस, यहाँ से आता है स्पर्म और यहाँ से आता है एग, और ये दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट। राइट, तो ये जो है ये कहलाए जर्म सेल, है ना। स्पर्म और एग जर्म सेल हो गए, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। और स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी हाफ द कंटेंट ऑफ द पेरेंट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन नंबर, और ऑफस्प्रिंग में भी 46 मेंटेन होता है, यानी डिप्लॉइड सेट, यानी कि 46 क्रोमोसोम इनमें भी मेंटेन्ड होता है। तो ये कैसे होता है? तो मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया था कि स्पर्म और एग ये दोनों बनते हैं बाय सेल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। आपको याद होगा मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिविजन that reduces chromosome number to half। यानी जो जर्म सेल बनाते हैं टेस्टिस या ओवरी, तो इनके अंदर का जो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो आधा हो जाता है। ओके, और फिर ये जर्म सेल्स बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर थ्रू आउट जनरेशन मेंटेन रहता है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में ही समझा चुकी हूँ। फाइन, थोड़ा सा रिकॉल करवाया। तो अब इसी को हम पुट करते हैं कि हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन। देखो, हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, यानी ये नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम होता है, और एक होता है एलोसोम जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये जो होते हैं ना, दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यानी जो जर्म सेल्स होते हैं ना, उनमें एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये दे आर द मेन। ठीक है, इनसे मतलब सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड। ओके, तो जो नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम है ये तो जैसे 46 है, तो या 23 पेयर्स हैं, तो 22 पेयर्स ये हैं, और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो 1 पेयर है, ऐसा। तो अब इसमें यह है कि फीमेल्स जो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये 1 पेयर जो होता है वो डबल एक्स होता है, और मेल्स में यही 1 पेयर जो होता है वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, ये है। तो ये प्रोसेस होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि फीमेल डबल एक्स, मेल्स एक्स वाई, तो यही तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि कैसे आता है। तो सपोज देखें अगर हम, तो मेल जो स्पर्म आया, अब मेल स्पर्म दो तरह के आएंगे, या तो वो एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अब फीमेल एग जो होगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1x ही होगा।
तो जब एक्स एक्स कंबाइन होगा मेल और फीमेल का तो ये बनेगी एक फीमेल, और जब एक्स और वाई कंबाइन होगा तो ये बनेगा एक मेल। ओके, और इसको क्रोमोसोमल वे में अगर मैं पुट करूं तो जैसे कि स्पर्म और एग आया तो इसमें 22 प्लस एक्स, रुको, इसके दो होंगे, वन विल बी 22 प्लस एक्स, द अदर वन विल बी 22 प्लस वाई। ये दो होंगे इसके, और इसका होगा, इसका होगा 22 प्लस एक्स बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो जब ये 22 प्लस एक्स ये इससे मिलेगा तो ये बनाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि ये डेवलप करेगी एक फीमेल। ठीक है, और जब ये और ये मिक्स होंगे तो ये बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये डेवलप करेगा एक मेल। ओके, तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स करना है। तो या तो आप ये बेसिक तरीका ले सकते हो या फिर स्पर्म और एग में इस तरीके से शो कर सकते हो, या फिर स्पर्म जो होता है वो मेल का हो गया और जो फीमेल है वो, क्योंकि इनमें ये बेसिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स में ये फीचर, ये स्पर्म्स और एग है, इस पे आप एक और चीज़ यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे जो मेल है उसमें टोटल आ गया 44 प्लस एक्स वाई, इसने स्पर्म बनाया, और जो फीमेल है इसमें भी ऐड कर सकते हो 44 प्लस एक्स एक्स। तो फीमेल जब एग बनाया तो इसने ये दिया, ऐसे करके पूरा आप डिनोट कर सकते हो। तो ये बेटर वे हो जाएगा टू डिपिक्ट। ठीक है, सो ये तो हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, और ये जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन है। रिमेंबर, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि क्रोमोसोम्स डिसाइड्स द सेक्स, बट समटाइम्स कुछ रेप्टाइल्स में देखा गया है, कुछ लिजर्ड्स में देखा गया है कि इट्स द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। जो उनके लिजर्ड्स के बेबी वगैरह होते हैं तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल में आएगा या फीमेल, तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तो जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, जिसमें एक्स 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 वाई, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाएगा, जो उसमें जेनेटिक्स या क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, जीन्स इन्वॉल्व है। बट जो रेप्टाइल्स हैं कुछ, उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब हमेशा ये क्रोमोसोम ही डिसाइड करे ऐसा नहीं है। कुछ एक एग्जांपल है जहाँ पे अवे फ्रॉम क्रोमोसोम समथिंग एल्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। तो एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखना है, और इसी के साथ आपका जो हेरिडिटी वाला पोर्शन है वो ओवर हो जाता है। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे विथ द टॉपिक जो आपका चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, जो कहलाता है एवोल्यूशन। ठीक है, लेट्स बिगिन एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन यानी कि बच्चों चीज़ों का चेंज होना। जो ओरिजिनल था वहाँ से विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हम एवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ था अर्थ पे, और क्या हुआ करता था पहले, और अब क्या से क्या हो चुका है। तो दिस वी टॉक इन द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि सबसे पहला क्वेस्ट जो होता है वो होता है कि कैसे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फीचर्स, विचार सब रखे कि ऐसे ऐसे चालू हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। जैसे सबसे पहले तो कुछ ने रखा था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन,
अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या हुआ कि गॉड, भगवान ने मतलब बनाया है, तो गॉड क्रिएटेड द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये उनका थिंकिंग था। दूसरा एक था थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी ये कहना चाह रहा था कि टाइम टू टाइम पे लाइफ बस अपने आप आ जाती है, बस कहीं से, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रॉम नॉन लिविंग। सो लाइफ originates from the non-living particles automatically from, ये तो बहुत ही अजीब था कि टाइम टू टाइम नॉन लिविंग मटेरियल से अपने आप ही लाइफ ऑरिजिनेट हो जाता है, तो बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब दिस वाज नॉट टेकन। और इसको डिस्प्रूव भी किया था उसने, लुइस पैस्चर ने इसको डिस्प्रूव भी किया था, और उन्होंने बताया था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने बताया था लाइफ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइव्स। ठीक है, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ऑरिजिनेट करता है। ठीक है, तो ये थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कहलाता था। तो इस तरीके से बच्चों थियरीज दी गई थी, मॉडर्न थियरीज भी आई यहाँ पर। बाद में ऑपरिन और हेल्डेन ने वो दिया, ऑपरिन और हेल्डेन ने दिया था थियरी, मतलब थोड़ा बेटर तरीके से इसको पुट फॉरवर्ड करा, और उन्होंने कहा, ऑपरिन हेल्डेन थियरी था ये, ऑपरिन हेल्डेन थियरी। इन्होंने कहा लाइफ originated abiogenetically first, then biogenetically ever since। और इनके थ्योरी का नाम था केमिकल एवोल्यूशन थ्रू फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो इनका यूं कहना कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ही पहले आया, लेकिन उसके बाद एक बार जब लिविंग थिंग बन गया तो उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली उन्हीं से आया, दोबारा नॉन लिविंग थिंग से नहीं आया। यानी केमिकल्स से नया लाइफ आया, और बाकी के आगे जितनी भी लाइव्स आई वो कंटिन्यूसली प्री एग्जिस्टिंग से ही ओरिजिनेट हुआ। नाउ ऑपरिन हेल्डेन थियरी को इन्होंने जो प्रूव करा था वो थे स्टैनले एंड मिलर। ठीक है, स्टैनले एंड मिलर, इन्होंने क्या किया था, प्रूव्ड व्हाट ओपेरिन एंड हेल्डेन बिलीव्ड। ओपेरिन और हेल्डेन ने ये तो बोला था कि जो नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं वो समहाउ कंबाइन हुए थे, और फिर दे प्रोड्यूस्ड द लिविंग मटेरियल। और एक बार लिविंग मटेरियल बन गया ना उन केमिकल से, फिर उन्हीं लिविंग से, उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग से नए आते गए, फिर नॉन लिविंग का कोई वो नहीं था। ठीक है, तो यही ओपेरिन और हेल्डेन ने एक थ्योरी दी थी बायोजेनेसिस वाली, और उसी को इन्होंने प्रूव करा था। कैसे प्रूव करा था, तो दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, मतलब मैं रफली बना रही हूँ बच्चों, एक ऐसा सा ट्यूब लिया था, एक कंडेंसर लगाया था,
और यहाँ पे एक यूट्यूब लिया था, ये वो वाला यूट्यूब नहीं है, और मैं बहुत रफली बना रही हूँ, मैं बस एक आइडिया देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि क्या किया था। यहाँ पे उन्होंने बॉइलिंग वाटर दे यूज, थोड़ा सा यूट्यूब को यूग के उस पर डाल देते हैं, एंड दे यूज्ड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक दे यू कनेक्ट करा। तो एक ये बेसिक सेटअप था, इसमें बस ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ओपनिंग था, ठीक है, इसमें इन्होंने डाला था हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वाटर, ठीक है, और इसको इन्होंने करा था कनेक्ट कंडेंसर से। यहाँ पे वेपर, वाटर वेपर जो था, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, they created the environment of अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर बेसिकली क्रिएट किया था यहाँ पर। मतलब उस समय क्या था, उस समय बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस थे, क्योंकि अर्थ अभी फॉर्म ही हुआ था और वो नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, लाइफ अभी आया नहीं था। हम यही तो देख रहे हैं कि लाइफ कैसे आया था अर्थ पे, राइट। तो उस समय का उन्होंने अर्थ की कंडीशन क्रिएट करी और फिर वही सारे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स डाले जो इस दौरान प्रेजेंट था इस वाले में, ठीक है। और फिर उसको इलेक्ट्रिक बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क provided the energy, जो एनर्जी था वो इलेक्ट्रिक स्पार्क से इन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर डाला था, मतलब इलेक्ट्रोड जो था ना, यहाँ पे लगाया था। तो इस तरीके से उन्होंने स्पार्क से एनर्जी दिया और छोड़ दिया ये केमिकल्स। तो इससे क्या हुआ, लेफ्ट फॉर, इन्होंने दे लेफ्ट फॉर अबाउट अ वीक, थोड़ा ज़्यादा ही था बट मैं अप्रॉक्स लिख रही हूँ, अबाउट अ वीक। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लिविंग मॉलिक्यूल्स गॉट सिंथेसाइज्ड। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग सिंथेसिस हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड्स बने थे, कई में आरएनए बने थे। तो इस तरीके से लिविंग मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ। मतलब अमीनो एसिड क्या है, अमीन और कार्बन अलग अलग तरीके से कंबाइन होके बनते हैं। तो भाई अमीन का भी सोर्स है, कार्बन का भी सोर्स है, तो तरीके से मिल मिला के बना दिया इन्होंने अमीनो एसिड। तो बेसिकली ये सारे मॉलिक्यूल्स तो नेचर में है ही ना, और हम भी क्या किस चीज़ से बने हैं, मॉलिक्यूल से ही बने हैं। अपने में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, उन्हीं से हम बने हैं। तो इनका यूँ कहना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एटमॉस्फेयर में तो थे ही, दे समहाउ ब्रोक एंड कंबाइन एंड सडनली फॉर्म्ड अ लिविंग सब्सटेंस। तो पहले सुना है आरएनए बना, किसी ने अमीनो एसिड का वो बताया। तो इस तरीके से चीज़ें, मतलब लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना कि कैसे लिविंग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ फ्रॉम द नॉन लिविंग कंटेंट। बस हमने वाटर वेपर और वो जो कंडीशंस, जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था, वो क्रिएट कर दिया और लिविंग मॉलिक्यूल बन गया। तो अंडरस्टूड सी बात है, फिर तो गलत तो बोल ही नहीं रहे हैं, फिर तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम दीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि केमिकल एवोल्यूशन को ये थियरी बिल्कुल सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में लाइफ जो है वो कैसे आगे बढ़ा, तो ऑब्वियसली एवोल्यूशन होता रहा, उसके बाद में चेंजेस इनमें आते गए और बेहतर बनते गए, और उनमें दे स्टार्टेड गेटिंग डेवलप्ड। तो
इस तरीके से बातें आगे बढ़ती रही। अब जैसे कि लामार्क की थियरी, फिर डार्विन की थियरी आई नेचुरल सिलेक्शन की, लामार्क की थियरी आई। लामार्क कहते थे कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूज़ और डिसयूज़, मतलब अगर काम में नहीं लो तो वो आगे नहीं जाती, और काम में लो तो ही आगे जाता है। एंड ही बिलीव्ड द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर हमने लाइफ टाइम में सीखा है या मिला है हमें, वो भी आगे इनहेरिट होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, वाइजमैन करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, चूहों की टेल काटी हर जनरेशन में, लेकिन हर जनरेशन में चूहे की टेल काटते, अगले बार चूहा बिल्कुल नॉर्मल विथ टेल पैदा होता। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई अक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होता है, ये जब तक कि जर्म सेल्स में चेंजेस नहीं आते तब तक वो आगे इनहेरिट नहीं होता है। इस तरह की सबने अपनी अपनी थियरीज दी। तो ये तो थे वेरियस थियरीज रिलेटेड टू एवोल्यूशन। ठीक है, पहले तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ वो हमने देखा, और अब एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इट इज the process by which slow and gradual changes take place in the organism in the due कोर्स ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए कॉपिंग। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जब डीएनए कॉपिंग होता है तो माइनर चेंजेस या वेरिएशंस उनमें ज़रूर से आते हैं, तो वो डीएनए कॉपिंग की वजह से है। तो यही एवोल्यूशन होता है, यही धीरे धीरे चेंज होता है। और इस एवोल्यूशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए कॉपिंग क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस से क्या होते हैं, वेरिएशंस से अल्टीमेटली एवोल्यूशन होता है, यानी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लीड्स टू दी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये होता है। तो वेरिएशंस यानी चेंजेस जो आते हैं, उसके लिए आपकी बुक में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ रेड बीटल्स। ठीक है, रेड बीटल्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। रेड बीटल्स जो है वो एक पॉपुलेशन है रेड वाला बीटल का, और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड रेड जो है वो बीटल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब सडनली उनमें आया वेरिएशन। ठीक है, एंड मतलब रेड बीटल्स इजीली ईटन बाय क्रो, रेड बीटल्स लिविंग इन ग्रीन बुशेस। ठीक है, अब सोचो रेड बीटल्स जो ग्रीन बुशेस में, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, और वो वहाँ रहता है, लेकिन उसको क्रो आसानी से खा लेता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि क्रो जो इंसेक्ट ईटर होता है, उसको ग्रीन बुशेस में क्रो आसानी से पहचान लेता है, बिकॉज रेड कलर जो है वो इजीली ग्रीन पे दिख जाएगा, तो वो उसको इजीली खा पा रहा, और चल रही है लाइफ ऐसे। सडनली सेकेंड सिचुएशन, ये फर्स्ट केस है जहाँ पे ये होता है। अब सडनली सेकेंड सिचुएशन ऐसा आया जिसमें क्या होता है कि वेरिएशन आ गया उसमें से, मतलब वेरिएशन आया, एंड उस वेरिएशन ने क्या किया, ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस किए, ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस्ड, इक्का दुक्का ग्रीन कलर के बीटल आ गए वेरिएशन की वजह से। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे were not easily
viewed by crow and hence got the सर्वाइवल एडवांटेज। अब यहां देखो वेरिएशन आया, ठीक है, अब वेरिएशन आया तो ग्रीन कलर में आ गया, मतलब ग्रीन बीटल्स डेवलप हो गए वेरिएशन से। तो ग्रीन बीटल डेवलप होने की वजह से ऑब्वियसली अब ये ग्रीन बीटल आसानी से क्रो को नहीं दिख रहे थे क्योंकि ग्रीन बुशेस थी। अब ग्रीन बुशेस में ग्रीन बीटल दिखेंगे नहीं इजीली, तो क्रो को पता नहीं पड़ पाता था, तो रेड तो वो खा रहे थे आसानी से, बट ग्रीन को वो नहीं खा पाए, तो यहाँ इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं। थर्ड सिचुएशन जो है उसमें वेरिएशन तो आया बट ब्लू कलर का वेरिएशन आया। मान लो ब्लू कलर बीटल्स प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई नो सर्वाइवल एडवांटेज। अगेन क्यों सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि ग्रीन कलर था तो वो बुशेज में छिप जाता था, तो ग्रीन बुश में ग्रीन कलर के बीटल नहीं पता पड़ पा रहे थे, क्रो को नहीं दिख रहा था, तो दे कुड इजीली ईट द रेड वंस बट दे कुड नॉट इजीली डिटेक्ट द ग्रीन वंस। बट रेड से वेरिएशन ब्लू में हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, रेड में भी उसको आसानी से ग्रीन बैकग्राउंड में रेड दिख रहा था, ग्रीन बैकग्राउंड में ब्लू भी आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये वेरिएशन आया तो कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, ठीक है। एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर एलिफेंट का फुट आ गया। अब एलिफेंट फुट अगर आता है, अगर एलिफेंट्स फुट सडनली ग्रीन बीटल के या कोई भी बीटल के ऊपर आए तो बिल्कुल बाई चांस होगा, वहां पर कलर डज नॉट प्ले एनी रोल। है कि नहीं है, मतलब अब एलिफेंट मस्त मौला हाथी चल रहा है, तो चलते चलते अगर एलिफेंट का फुट जो है वो बीटल के उस पे आ जाता है तो कलर देख के थोड़े ना रखेगा, उस दौरान इसके पास चाहे कोई सा भी कलर हो वो तो जाएगा। तो उसमें जो भी सरवाइव हो गया, मान लो जितनों पे पैर आया वो गया, लेकिन जो बच गए वो बच गए, वो सरवाइव हो गए, लेकिन उनको सर्वाइवल एडवांटेज कलर की वजह से थोड़े ना मिला। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि वेरिएशन आना अच्छी बात है, ये सर्वाइवल एडवांटेज देता है ना यहाँ पे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब जैसे इस केस में नहीं हुआ और यहाँ पर तो वेरिएशन आने से भी क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है वेरिएशन। तो ये ऐसे करके एवोल्यूशन होता है कि मान लो बाय चांस की वजह से जो पॉपुलेशन वहाँ पे बच गया, अब उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। मान लो ग्रीन बीटल जो थे वो प्रोड्यूस तो हो गए, बढ़िया, उनको क्रो की वजह से सर्वाइवल एडवांटेज तो मिल रहा था, लेकिन एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वेरिएशन भी किस काम का। तो ऐसे करके ये सारे कैलामिटीज, ये सारी चीज़ें नेचर में चलती रहती हैं। इन सब को ओवरकम करके जो आगे बढ़ रहा है वो ही फिर जनरेशन कंटिन्यू कर पाता है, और इस तरीके से एवोल्यूशन होते हैं। एक और आपकी बुक में सिचुएशन दिया गया है कि ये जो बुशेस जिस पे ये फीड करते थे बीटल्स, वो बुशेस में मान लो प्लांट डिजीज हो गया कोई, और अब ऐसे बुशेस धीरे धीरे करके वो खराब होने लगे। तो मान लो ऐसे केसेस में अगर वो बुशेस खराब जो हो रहे हैं तो बीटल्स के लिए खाना कम मिल रहा है, तो खाना कम मिलेगा तो ऑब्वियसली बीटल्स क्या होंगे, बीटल्स वहाँ पर थोड़े वीक से और दुबले पतले होंगे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड। लेकिन आप फिर सिचुएशन इमेजिन करो कि खाना उनको मतलब वो बीमारी प्लांट को हुआ, कुछ दिन के लिए ऐसा था, फिर वो बीमारी चली गई प्लांट की, और प्लांट अब अच्छा है, मस्त है, तो फिर बीटल को भी अच्छा खाना मिल रहा है, तो बीटल्स वापस से दे गेन दैट साइज दैट दे ऑलरेडी हैड। तो बच्चों ये क्या है, ये अक्वायर्ड कैरेक्टर था, ये इसने अपनी लाइफ टाइम में अक्वायर करा, ये उसके जर्म सेल में नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दुबला पतला वीकेंड बीटल जो है वो फिर आगे की जनरेशन में दुबला पतला ही देगा, ये नहीं है। मतलब ओवरऑल ये सिचुएशन बस ये समझाना चाह रहा है कि चेंजेस जर्म सेल में आएंगे ना, जो जाइगोट बनता है जर्म सेल, वहाँ जो है
वो ही अगले जनरेशन में जाएगा। उस वाली सेल में अगर वो वेरिएशन नहीं गया है तो वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये इतना आसान भी नहीं है ना। तो अभी मैंने बीटल्स के एग्जाम्पल से समझा दिया है, अब आगे मैं और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी जिससे हम पढ़ेंगे कि कैसे एवोल्यूशन होता है। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय।